टारगेट विद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। और इससे पहले हम लोग हिंदी की 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने वर्णमाला चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ा था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि विराम शब्द का अर्थ क्या है। तो जिस तरह से हम किसी काम को करते समय उसमें बीच में रुकते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी लेखन शैली में विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रुकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह का। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि विराम का अर्थ क्या होता है। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव, यानी जिस तरह से हम किसी कार्य को करते समय उसमें बीच में रुकते हैं, और ठीक उसी प्रकार हमारे क्या होता है, लेखन शैली में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। यानी विराम चिन्ह की आवश्यकता हमें उसके लिए पड़ती है, उस चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए। यानी कि जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं और बोलते समय तो हम वहाँ पर रुक जाते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अगर हम लोग लिख करके प्रदर्शित करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम रुके हैं। तो उन्हीं चीज़ों को प्रदर्शित करने के लिए हमें क्या विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने समझ लिया कि विराम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विराम चिन्ह के रचयिता कामता प्रसाद जी हैं, और इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई है। और इनके अनुसार इन्होंने बताया है कि जो हमारे विराम चिन्ह जो है ना, अंग्रेजी भाषा से लिए गए, लेकिन जो ये अर्ध विराम है ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। ये किसके अनुसार है? कामता प्रसाद जी के अनुसार। लेकिन जब हम अलग अलग जगह पे देखेंगे तो अलग अलग जगह में अलग अलग किताबों में अलग अलग विराम चिन्हों की संख्या बताई गई है। किसी ने 10 बताई है, किसी ने 15, लेकिन यहाँ पर हम लोग कितने विराम चिन्ह पढ़ेंगे? 20। और ये कामता प्रसाद जी के अनुसार 20 विराम चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 20 विराम चिन्हों को एक बार सबके नाम पढ़ लेते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है जैसे कोई वाक्य बोल रहे हैं और उसमें कोई क्षण भर का रुकाव या ठहराव आ जाए तो वहाँ क्या अल्प विराम लगेगा। या जैसे कि राम, श्याम, सीता, तो इनके बीच में एक जैसी चीजें आ रही तो इनमें क्या अब अल्प विराम लगेगा। तो अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, उप विराम होता है। उप विराम में 2 बिंदी जैसी लगती हैं, और पूर्ण विराम में ये सीधा डंडा सा लगता है। प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह, जिनको हम लोग इन्वर्टेड कोमा इंग्लिश में बोलते हैं ना, और संयोजक चिन्ह या निर्देशक चिन्ह या समासिक चिन्ह, कोष्टक, विवरण, पुनरुक्ति चिन्ह और लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, पाद चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद बिंदु या नुक्ता बिंदु, हंस पद, टीका सूचक चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, यानी तुलना करना, यानी जब हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो किसका बराबर के चिन्ह लगाते हैं, तो तुल्यता सूचक चिन्ह और समाप्ति सूचक चिन्ह। तो चलिए इन सभी चिन्हों को हम लोग विस्तार से एक एक को पढ़ते हैं। हमें पता ये होना चाहिए कि इन चिन्हों का उपयोग किया कहाँ जाता है। हमें पहली बात, अगर चिन्हों का उपयोग पता होगा कि इस जगह इस चिन्ह का उपयोग किया जाएगा तो हमें आसानी हो जाएगी बहुत ही। और दूसरी बात क्या पता होना चाहिए कि चिन्ह बनता कैसा है। हमें यही नहीं पता होगा अल्प विराम कैसा होता है, पूर्ण विराम कैसा होता है, अर्ध विराम कैसा होता है। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वैसे एग्जाम में इसके बारे में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब वाक्य का शुद्धि में आ जाएगा उसमें पूछ लेगा कि कौन सा चिन्ह यहाँ पे लगेगा, और या फिर उसमें अगर हमारा कोई रिटन एग्जाम है तो उसमें अगर हम इन चिन्हों का उपयोग करेंगे तो हमारे नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे, और हमारी जो वहाँ पर लेखन शैली होगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और हमारे लिखने का तरीका बहुत ही अच्छा दिखेगा। इसलिए इन चिन्हों का उपयोग हमें पता होना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि पूर्ण विराम हर जगह लगा देते हैं, जहां भी है शब्द आया तुरंत उन्होंने क्या किया, पूर्ण विराम लगा दिए। लेकिन उनको यही नहीं पता है कि पूर्ण विराम को लगाना कहाँ चाहिए। वाक्य के खत्म होने पर या हमारी जो बात हम लोग कर रहे हैं वो बात हमारी समाप्त हो जानी चाहिए, उसके बाद ही पूर्ण विराम लगना चाहिए। ये नहीं कि बात अभी हमारी बाकी है और हमने पूर्ण विराम पहले ही लगा दिया। ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। जब तक हमें किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम उसका क्या सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
तो चलिए एक एक चिन्ह को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, नाम भी पढ़ेंगे और कैसे बनेगा ये सारी चीजें भी याद करेंगे। तो अल्प विराम का मतलब होता है, जिसको हम अल्प विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोमा। कोमा से हम लोग इसको याद रखते हैं, यानी जहां पर किसी भाषा को पढ़ने या बोलने में क्षण भर के लिए रुकावट पैदा हो तो उसे अल्प विराम कहते हैं। अर्थात जहां पर 2 से अधिक शब्द हों वहां पर अल्प विराम का प्रयोग होगा, जैसे कि सीता, रजनी और गीता। एक बात और याद रखेंगे, लोगों को यही नहीं पता होता कि और कहाँ लगाना है, तथा कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगाना है। ये सारी गलतियां हम लोग नहीं करेंगे। और शब्द कहाँ लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 शब्द थे तो सीता कोमा रजनी कोमा उसके बाद और लगा दिया, फिर गीता लिखी। जैसे कि और इससे अधिक होते, यहाँ पे 4 होते, मान लो यहाँ पे कमल, यहाँ पे राम और लिखा होता है तो ऐसे लिखते राम कोमा सीता कोमा रजनी, फिर उसके बाद जब लास्ट वाला शब्द लगने से पहले और लिखा जाता है। कुछ लोग तो पहले और लिख देते हैं बाद में कोमा लगाते। ये सारी जानकारी होनी चाहिए। और हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी में क्या है, हिंदी में कुछ नहीं रखा है, ऐसा नहीं है। हिंदी को समझना बहुत जरूरी है। और क्या लिखा है, यदि वाक्यों के मध्य पर, परंतु, किंतु, अथा, तथापि, क्योंकि आदि शब्द लगे हों तो उन वाक्यों में कॉमा लगाते हैं, यानी कि अल्प विराम लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण से समझ लेंगे, वह गरीब है पर बेईमान नहीं है। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ गरीब है पे कोमा नहीं लगाएंगे, गरीब है फिर यहाँ पे कोमा लगा देंगे। तो ये सारी गलतियां हम सबसे नहीं होनी चाहिए। वह गरीब तो है पर बेईमान नहीं है। जहाँ पर, क्यों, परंतु ऐसे शब्द आ जाएं तो हमें क्या वहां पर कोमा लगाना है। और क्या लिखा है, सचमुच वह बहुत खूबसूरत है। यानी कि हमारी परिभाषा से हमें काम किससे करना है, परिभाषा से। अपने दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ पे हमें लगाना है, कहाँ पे। परिभाषा में क्या, जहां पर जिस वाक्य को पढ़ने या बोलने में क्षण भर की रुकावट पैदा हो। तो यहाँ पर सचमुच कह के हम लोग रुक गए, सचमुच वह बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वह गरीब है पर बेईमान नहीं है। तो हमें वाक्य को बोल कर देखना है। किसी भी चीज को करना है तो प्रैक्टिकली करना है, सोचना भी है तो प्रैक्टिकली सोचो, ताकि हमें चीजें बहुत ही आसानी से अच्छे तरीके से याद हो जाए। और हमें उनका यूज भी पता होना चाहिए कि कहाँ किस चीज का यूज करना है। और कोमा की जगह इन्वर्टेड कोमा घुस देंगे तो ये सब गलत हो जाएगा ना। अब हम लोग जानेंगे कि अर्ध विराम किसे कहते हैं। अर्ध विराम का मतलब होता है जब वाक्य में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, अल्प विराम, सॉरी अर्ध विराम। यानी कि अल्प विराम में तो थोड़ा ठहराव होता है, क्षण भर का, लेकिन अगर अल्प विराम से भी ज्यादा ठहराव हो जाए तो किसमें आ जाएगा, अर्ध विराम में। जैसे कि आओ, बैठो, खेलो पर शैतानी ना करो। तो यहाँ आओ के बाद में लगा है अर्ध विराम, और क्या, बैठो के बाद में लगा है, खेलो के बाद में लगा है। तो यहाँ पर ठहराव क्या, अल्प विराम से अधिक ठहराव है। यहाँ पर, वहां पर क्या, क्षण भर का ठहराव था। इन चीजों को हमें बोलकर ही समझ पाएंगे हम लोग कि कहाँ पर क्या है। जब हम प्रैक्टिकली चीजों को सोचेंगे तब इन चीजों का प्रयोग हम कर पाएंगे। तो लिखा है कि जहां पर अल्प विराम से अधिक ठहराव हो तो वहां पर अर्ध विराम होता है। जैसे आओ, बैठो, खेलो पर शैतानी ना करो। राम कानपुर चला गया है, आप बेफिक्र रहें। जैसे कोई उनको तसल्ली दे रहा है कि राम कानपुर चला गया है। वहां पे एकदम जल्दी तो नहीं, थोड़ा ठहराव नहीं, उसने थोड़ी देर रुका ये कहने के बाद कि राम कानपुर चला गया है, आप बेफिक्र रहें। तो यहाँ पर अल्प विराम से अधिक ठहराव जहां पर देखने को मिले तो वहां पर क्या लगेगा, अर्ध विराम। अब हम लोगों ने जान लिया अल्प विराम किसे कहते हैं और अर्ध विराम किसे कहते हैं। अब देख लेते हैं कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है
सबसे बड़ी गलती हम लोग जानते हैं कि पूर्ण विराम तो बहुत ही आसान है, तुरंत लगा देते हैं। मतलब जहाँ लगना है वहाँ भी लगा देते हैं, जहाँ नहीं लगना है वहाँ भी लगा देते हैं। सबसे बड़ी गलती करते हैं इसमें। जैसे अब यहाँ पे कुछ भी नहीं इसके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, बस इतना लिखा कि वाक्य के अंत में लगता है। लेकिन हमें क्या-क्या याद रखना है, जैसे कि कोई भी टॉपिक है हम ऊपर से लिखते हुए आ रहे हैं और उसके बारे में अभी जानकारी हमें नीचे भी देनी है। जैसे लिखते हैं ये प्रकार निम्नलिखित हैं, और निम्नलिखित हैं लिख के लोग क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं, जबकि उसकी जानकारी पूरी नहीं हुई है। जबकि उसको यहाँ पर डैश लगाना चाहिए, निम्नलिखित हैं लिख कर के यहाँ डैश लगा करके जो जानकारी देनी है वो नीचे मिलेगी ना। तो अभी बात हमारी समाप्त नहीं हुई है, उस बात को हमें नीचे कहना है अभी। तो यहाँ पर है लिख के डैश लगाएंगे, उसके बाद अपनी बात को नीचे लिखेंगे। तो ये चीज़ें लेखन शैली में बहुत ज़्यादा मैनेज करती हैं कि आप इस चीज़ को लिख पा रहे हो सही से कि नहीं लिख। आप बात बहुत अच्छी लिख रहे हो लेकिन उसमें सजावट नहीं अच्छे से कर रहे हो तो वो अच्छी नहीं दिखती है ना। घर बहुत सुंदर हो और उसमें सफाई ना हो तो वो अच्छा लगेगा नहीं। और हम बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, बातें बहुत अच्छी लिख रहे हैं, यही नहीं पता है कहाँ कोमा लगाना है, कहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम, ये सारी चीज़ें गलतियाँ कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं। लिखना भी है तो सजा सजा के लिखेंगे। तो हमने जान लिया कि पूर्ण विराम किसे कहते हैं और इसका प्रयोग कहाँ होता है। अब देखेंगे कि विस्मयादि बोधक किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह कैसा होता है, इसमें केवल पूर्ण विराम जैसा होता है, डंडा जैसा, उसमें केवल नीचे एक बिंदी रख दो और विस्मयादि बोधक का चिन्ह बन जाएगा। ये कहाँ पर लगता है, जहाँ पर हर्ष, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, भय, करुणा आदि भावों को व्यक्त किया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसका, विस्मयादि बोधक का। जैसे कि वह क्या बात है, तो यहाँ पर एक क्या, वैसे अगर कोई शोक दुख की बात हो तो वहां पर भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेंगे। और जैसे कि तुरंत विस्मयादि बोधक की बहुत अच्छी पहचान होती, कहीं पे ऐसे डंडा लग के ऐसे बिंदी रखी हो और वाक्य में पूछ देता है कि ये वाक्य कैसा है, तुरंत हम लोग बता देते हैं कि विस्मयादि बोधक है, क्योंकि हमें चिन्ह पता था वो विस्मयादि बोधक का चिन्ह। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह वहीं लगेगा जहाँ पे विस्मयादि बोधक वाक्य होगा, कहीं कहीं विस्मयादि बोधक शब्द का यूज होगा। जैसे अरे, तो ये क्या, एकदम आश्चर्य भरी कोई बात है, तभी तो हम लोग कहेंगे अरे ये कैसे हो गया। तो ये चीजें हम जब चीजों को विस्तार से पढ़ेंगे, उन चीजों को समझ के पढ़ेंगे, तब हमें पता होंगी। तो यहाँ पर हर्ष, शोक, विषाद, आश्चर्य, विस्मय, करुणा आदि शब्दों का, आदि भावों का प्रयोग हो, आदि भाव प्रकट हो, वहां पर क्या, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अब हम देखेंगे कि प्रश्न चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, जहां पर प्रश्नवाचक भाव उत्पन्न हो वहां पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में क्या, प्रश्नवाचक भाव पैदा हो वहां पर क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे कोई हमसे पूछ रहा है, हमें लगे कि ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। जैसे कि क्या आप कोलगेट करते हैं, तो वो पूछ रहा है कि क्या आप कोलगेट करते हैं, तो यहाँ पर क्या, हमें लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्नवाचक भाव उत्पन्न हो रहा है, तभी तो यहाँ पर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ना कि पूर्ण विराम लगा है। वाक्य तो यहाँ भी पूरा हुआ है ना, तो यहाँ भी पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। ऐसा नहीं है, शब्दों के, वाक्यों के हमें भाव समझने चाहिए, भाव के अनुसार ही वहाँ पर चिन्हों का प्रयोग होता है, ना कि रट्टा मार के कि जहाँ वाक्य खत्म होगा वहाँ पूर्ण विराम लगा दें। वाक्य तो यहाँ भी खत्म हुआ है, यहाँ क्यों नहीं पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक भाव उत्पन्न हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पूछ रहा है कि क्या आप कोलगेट करते हो, तभी आपके इतने दांत साफ हैं। तो ये सारी चीजें क्या हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है। और कह रहा है तुम कब आओगे, वो पूछ रहा है कि तुम कब आओगे, जा तो रहे हो लेकिन आओगे कब। तो ये
यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक भाव उत्पन्न हो रहा है, तभी क्या लगाया हमने प्रश्नवाचक चिन्ह। और यहाँ पर निर्देश चिन्ह, निर्देश चिन्ह क्या होता है? यह चिन्ह विपरीतार्थी शब्द या सहचर शब्दों में लगे होते हैं, जैसे कि माता पिता। जैसे कि एक जैसे शब्द आगे माता पिता, तो माता लिख के डैश लगा के, यानी कि इनको हम लोग इन जितने भी हिंदी में चिन्ह होते हैं उन सबको जब हम लोग बोलते हैं, सामान्य तो हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए हमें ये सारी चीजें पता नहीं होती हैं। माता पिता, आना जाना, या विपरीतार्थी शब्दों या सहचर शब्दों, वहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा? निर्देश चिन्ह। तो इस चिन्ह को ध्यान से देख लेंगे, जिसको हम डैश कहते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देश चिन्ह। चिन्ह सारे हमें पता है, लेकिन हिंदी में उनका नाम ही नहीं पता है, हम लोग याद ही नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें हिंदी में पता होना